हेलो ट्वेल्थीज। तो आ गए हम लोग बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 10 लेकर, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। एक ही लेक्चर में हम पूरी सारी बातें समझ लेंगे, जान लेंगे। फिर वही वाली बात, ये लेक्चर भी उन्हीं तीन टाइप के स्टूडेंट्स को काम आएगा जिन्होंने बहुत सारा पहले से ही पढ़ रखा है, तो उनका पूरा रिवीजन हो जाएगा। या फिर जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं करी है पढ़ाई। भाई अगर ये पहले ही शॉर्ट समरी देख लेंगे, सारी नॉलेज वो ले लेंगे, तो जब वो पढ़ने बैठेंगे तो उनको वैसे ही सब समझ में आ जाने लगेगा। तीसरा, जिन्होंने ना पहले पढ़ा है ना जिन्होंने आगे पढ़ना है, बट सीधे सीधे ये पढ़ के एग्जाम में उतर जाना है, तो उन लोगों के लिए भी काम आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिर ये क्या चीज है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट की। बिजनेस स्टडीज का चैप्टर है, कम से कम 6 मार्क्स के इससे क्वेश्चन आते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट समझने से पहले हम समझते हैं कि मार्केट क्या होता है। मार्केट वही प्लेस है जहां आप लोग जाते हैं, जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल वही है। एक बायर, एक सेलर, एक प्रोडक्ट होगा, बार्गेनिंग और प्राइस होगी, वही मार्केट है। हाँ, पर बात कर लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या है। यहाँ पर भी दो लोग ही आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक है बायर और एक है सेलर। भाई सेलर यहाँ पे पॉलिसी बेच रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, अच्छे अच्छे ऑप्शंस बेच रहा है, अपनी कंपनी के शेयर्स बेच रहा है, ऐसी पॉलिसी, ऐसा प्लान बेच रहा है कि आओ साहब पैसा लगाओ, अच्छा रिटर्न ले लो। और बायर भी क्या कर रहा है, बायर तो भाई पैसा लेके जा रहा है ना। बायर को तो प्रोडक्ट खरीदना है, बायर को तो ये सर्विस खरीदनी है, बायर को तो ये शेयर्स खरीदने हैं, सिक्योरिटीज खरीदनी है, स्क्रिप्ट खरीदने हैं, बॉन्ड्स खरीदने हैं, डिबेंचर खरीदने हैं। क्योंकि बायर को अपना सरप्लस पैसा ऐसे प्रोडक्टिव जगह इन्वेस्ट करना है जहां उसको रिटर्न ज्यादा मिले। भाई रिटर्न ज्यादा मिलेगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, कंपनियों को पैसा ज्यादा मिलेगा, बड़ा बिजनेस करेंगे, इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या डायरेक्टली इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है? हाँ, क्या फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी इंटरमीडियरी है जहां दो लोग, मतलब जो पैसा लगाते हैं और जिनको पैसा चाहिए, कंपनीज, नए एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप कर रहे हैं, इनको पैसा चाहिए, तो ये सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में इन्वेस्टमेंट एक जना कर रहा है अपनी सेविंग्स का, एक जना इन्वेस्टमेंट लेके प्रोडक्टिविटी कर रहा है। तो ऐसी जगह जब ये लोग मिल जाते हैं, पैसों का एलोकेशन हो जाता है, इसको ही बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो इट ब्रिंग्स टुगेदर लेंडर एंड बोरोअर्स, ठीक है, एक पैसा देने वाला और एक पैसा लेने वाला। इट परफॉर्म्स एलोकेटिव पर्पस एज इट इज एलोकेट और मूव फंड्स फ्रॉम फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। हमको लग रहा है आगे ई व्हीकल्स, आगे ऑटोमोबाइल्स, जो ई व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक होगी, उसमें साफ ग्रोथ आने वाली है। तो क्यों ना मैं ऐसी कंपनी में अपना सरप्लस इन्वेस्ट कर दूं। अगर वो कंपनी कल को ग्रो होगी, उसका प्रोडक्ट डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा होगी, वो कंपनी ज्यादा कमाएगी, तो मेरे को भी तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा। भाई मैं अपना सरप्लस पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूंगा? या तो बैंक्स, जहां मेरे को बैंक्स ने पहले ही बता दिया है हम आपको 4% सेविंग पे देंगे, हम आपको 6.5% फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देंगे। मेरे को पहले से ही मालूम है मेरे को रिटर्न कितना मिलना है। पर ये तो एक ऐसी मार्केट है जहां 8% भी मिल सकता है, 20% से भी रिटर्न मिल सकता है। डिपेंड करता है कंपनी उस मार्केट में कैसा परफॉर्म करती है, उसका प्रोडक्ट कैसा है। तो यहां इसके फंक्शंस क्या हैं? भाई हमारी सेविंग बहुत अच्छी प्रोडक्टिव चैनल्स में जा रही है और सिक्योर तो है ना। सरकार ने रूल्स बना रखे हैं, सेबी बैठा है, सारे रेगुलेटर्स बैठे हुए हैं, तो पैसा इजीली कंपनीज मिस यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस डिस्कवरी हो रही है वो तो डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स भी हो रही है। कोई एक आदमी, कोई एक रूलर थोड़ा डिसाइड कर लेगा कि शेयर की प्राइस कैसे होगी। वो तो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जिसमें एक वन ऑफ द फैक्टर है कंपनी की परफॉर्मेंस। हाँ जी, कंपनी जितना अच्छा परफॉर्म करेगी, मार्केट में उसके शेयर प्राइस ऊपर हो जाने। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। भाई मैंने आज पैसा इन्वेस्ट करके शेयर्स खरीद लिए, म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए। अब मेरे को लग रहा है वो पैसा बहुत जल्दी कैपिटल फॉर्मेशन हो गया है, मतलब वो कैपिटल मतलब पैसा ग्रो हो गया है। जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी के 40 रुपीज के शेयर खरीदे हैं एक साल पहले, और आज उसके शेयर प्राइस हो गई है 100 रुपीज, 60 रुपीज से बढ़ गए, और मेरे को आज पैसों की जरूरत है। तो क्या मैं अपने शेयर्स इजीली बेच सकता हूं? अरे बहुत आसानी से बेच सकता हूं। सीधे वो शेयर्स बेचने के बाद वो पैसा मेरे बैंक खाते में आएगा और उसको मैं निकाल कर यूज कर सकता हूं।
तो हुआ ना, ये बहुत लिक्विडिटी, मतलब जहां शेयर सिक्योरिटीज आपका इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज लिक्विडिटी। तो क्या फाइनेंशियल मार्केट बहुत लिक्विडिटी मार्केट है, लिक्विड मार्केट है, इसमें इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाँ। और आपको है ना सारी इंफॉर्मेशन है, आप सारी इंफॉर्मेशन आज ऑनलाइन देख सकते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस देख सकते हैं। क्या ऐसे कारण हैं जिनके लिए जो हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं भाई, कि आगे चल के ऐसे ऐसे सेक्टर में शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, आईटी सेक्टर साहब ग्रो होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर साहब ग्रो होगा। गवर्नमेंट ने अगर किसी कंपनी को टेंडर दे दिया कि भाई हम तुमसे ही गुड्स खरीदेंगे, तो हमें लगता है इस कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे। ऐसी बहुत सारी न्यूज भी एक फैक्टर है, राइट। तो ये सब इंफॉर्मेशन क्या आज की तारीख में इजीली अवेलेबल है? हाँ। तो यहां पर लिक्विडिटी है, प्राइस डिस्कवरी डिमांड सप्लाई से हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत प्रोडक्टिव चैनल में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये होता है फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। तो समझ लेते हैं हम लोग मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। भाई कंपनी को पैसा चाहिए, अब 3 महीने के लिए चाहिए या 30 साल के लिए चाहिए। भाई कंपनी को इस महीने की सैलरी देनी है, पैसे की शॉर्टेज है, पैसा चाहिए। कंपनी को नई फैक्ट्री खरीदनी है, नई मशीन खरीदनी है, 10 साल का कोई ज्वाइंट वेंचर के साथ मिलकर एक काम करना है, पैसा काफी लंबे समय के लिए चाहिए। तो भाई इनकी मार्केट भी अलग। अगर आपको शॉर्ट टर्म, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए पैसा, तो आप जाएंगे मनी मार्केट में। मनी मार्केट में वैसे भी बड़े लोग ही डील करते हैं, बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई, बड़ी कंपनीज। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे छोटे जो छोटे छोटे क्वांटिटी में शेयर्स खरीदते हैं, वो लोग मनी मार्केट में डील नहीं करते हैं। इवन फॉरेन कंपनीज इसमें डील नहीं करती है, क्योंकि इसमें एक दिन से लेकर ज्यादा से ज्यादा 365 डेज के लिए ही पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या पैसा आप ले सकते हैं। पर बात कर लें अगर कैपिटल मार्केट, तो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए कैपिटल मार्केट सबसे परफेक्ट है। कैपिटल मार्केट में क्या बैंक्स, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज जा सकती हैं? हाँ। क्या फॉरेन कंपनीज आ सकती हैं? हाँ। क्या हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ। तो कैपिटल मार्केट में कोई भी जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, मीडियम टर्म के लिए पैसा चाहिए, आपको बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करना है, आपको शेयर इश्यू करके साहब पैसा लेना, वो यही मार्केट है। हाँ, हाँ, आपने सही सोचा, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, तो वो कौन-सी मार्केट होती है? कैपिटल मार्केट ही होती है। जी। तो मनी मार्केट के फीचर्स क्या हैं? भाई ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इसका कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है कि भाई जैसे आप एक ग्वालियर में एक पर्टिकुलर जगह चले जाओ, वहां आपको शेयर्स मिल जाएंगे, नहीं, कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं, सब ऑनलाइन काम चल रहा है साहब। ये लेस रिस्की रहते हैं और हाईली लिक्विड रहते हैं। क्यों लेस रिस्की? क्यों भाई? बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, आरबीआई इन्वॉल्व है इसमें। आरबीआई को गवर्नमेंट ने बोला है कि आप हमारी तरफ से ट्रेजरी बिल इशू करो, लोगों से पैसा उठाओ, 14 डेज से लेकर 364 डेज का इसमें टाइम पीरियड होता है। आरबीआई प्रॉमिस कर रही है कि आओ भैया इन्वेस्टमेंट करो, सिक्योर है, हम वादा करते हैं आपको इंटरेस्ट देंगे। तो लोग बाग पैसा लगा रहे हैं और आरबीआई रिटर्न दे रहा है, राइट। तो इसलिए जब आरबीआई इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो लेस रिस्की हुआ ना। और हाईली लिक्विड क्यों? आपका पैसा आपको 1 साल के अंदर ही मिल रहा है ना इंटरेस्ट के साथ। आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, एलआईसी ये सब डील करते हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि कॉल मनी। अब कॉल मनी क्या होता है? मान लो एक बैंक के पास शॉर्टेज ऑफ कैश हो गई, उसको अभी पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसका डिपॉजिट था वो बैंक के पास पैसा लेने आ गया, और बैंक के पास अभी मान लो इतनी कैश नहीं है, क्योंकि वो कैश ऑलरेडी अपनी हेड ब्रांच में जमा कर चुकी है। क्योंकि बैंक तो ना अपने पास इतना कैश रख सकते हैं, चोरी हो सकती है ना, तो वो अपने हेड ऑफिस में रख देते हैं। पर जिसका पैसा बैंक में डिपॉजिट है, वो एक साथ मांगने आ गए, बैंक के पास शॉर्टेज ऑफ कैश हो गई। तो अब ये पर्टिकुलर बैंक आस पड़ोस की बैंक के पास ही जाएगी, भाई एक दिन के लिए ही सही हमें पैसा दे दो, क्योंकि हमें हमारे इन्वेस्टर्स जो आए हैं, जिनका पैसा हमारे पास डिपॉजिट पड़ा था, उनको देना है। तो हुआ ना ये कॉल मनी, शॉर्टर नोटिस पे बैंक को पैसा मिल जाता है। ट्रेजरी बिल्स मैंने अभी अभी आपको बताया आरबीआई इशू करती है, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स, ये सब इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। तो ये सब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। 90 डेज के लिए क्रेडिट पे सामान खरीदना है, ये कमर्शियल बिल आपको यूज हो जाएगा। हाँ, ये चीज आप बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवा के पैसा ले सकते हैं।
तो ये सब इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में यूज होते हैं। तो सर कैपिटल मार्केट कहाँ होता है? कैपिटल मार्केट मतलब जब पैसा 1 साल से ज़्यादा के लिए आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है ना? वो 10 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। डिबेंचर्स जैसे 10 साल के लिए इश्यू होते हैं। प्रेफ़रेंस शेयर मैक्सिमम 20 साल के लिए इश्यू होते हैं। तो इसमें ज़्यादा समय मिल रहा है ना। आपको जो पैसा मिला हुआ है धंधे में आप ज़्यादा समय के लिए लगा पाओगे, ज़्यादा कब बिज़नेस को बड़े लेवल पे ग्रो कर सकते हो। फीचर्स क्या है? ये एक लिंक बिटवीन है सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आता है। इसमें इंटरमीडियरीज बहुत आते हैं। हाँ, ब्रोकर, अंडरराइटर्स, डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ये सारे इंटरमीडियरीज आते हैं। ये सब सेबी में रजिस्टर्ड है। रूल्स, रेगुलेशंस, कायदे कानून में काम करते हैं। आपके साथ ऐसे धोखा नहीं हो जाएगा। ये जितने भी अंडरराइटर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, ये सब सेबी से रजिस्टर्ड है, लाइसेंस लेना पड़ता है इनको भी। तो यही तो देश की कैपिटल फॉर्मेशन को डिसाइड करता है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पैसों से पैसा बनाना। भाई मेरे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, जो मेरे काम का नहीं है, मैं बैंक में रख के 5% 6% ही कमाता, तो बेटर है ना मैंने किसी कंपनी में लगा दिया। उस कंपनी को अगर ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने लगा दिया, उस कंपनी को अगर पैसा मिल जाएगा, उसके पास अच्छा आइडिया है, वो उस पैसों को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्शन करके, बिज़नेस करके और तुमको अच्छा रिटर्न देगा। तो तुम्हारे तो पैसे बढ़ रहे हैं ना, इसी को तो बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। और फिर जिस कंपनी में तुमने पैसा लगाया वो प्रोडक्शन करेगा तो वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देगा। तो एम्प्लॉइज को जब सैलरी मिलेगी तो एम्प्लॉइज खर्चा करने के लिए मार्केट में निकलेंगे, और मार्केट में निकलेंगे, हो सकता है वो एम्प्लॉइज तुम्हारी ही दुकान से पैसा, तुम्हारी ही दुकान से सामान खरीदते हो, तो वो पैसा इनडायरेक्टली तो तुम्हारे पास ही आ गया। कैपिटल फॉर्मेशन। अरे इसलिए ज्यादा कमाओ, सेव भी ज्यादा करो। आ रही बात समझ में? सर हम कब कमाएंगे? जब अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, कुछ बड़ा करियर में कुछ हम करके दिखाएंगे, और तुम तो कमा ही लोगे यार पैसे। और क्या, इतना बेहतरीन पढ़ते हो। हाँ, सही में अच्छा पढ़ते हो आप लोग। और क्या, लास्ट मोमेंट पे आके भी तो लेक्चर देख रहे हो ना, मतलब पढ़ाई करते हो ना। तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत हैं क्या? हाँ, रेगुलेटर है। 1992 अप्रैल में सेबी को हमने साहब लॉन्च कर दिया था। ये सारा सिस्टम स्टॉक मार्केट का सेबी के डायरेक्शन में हो रहा है। सेबी के पास इतनी पावर है। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे बैंक्स के लिए आरबीआई एक रेगुलेटर होता है, वैसे ही लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, हाँ वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, तो उनके लिए रेगुलेटर कौन है? सेबी। सेबी रूल्स बनाता है, उसको आपको पालन करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप्स होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। ऐसे कैपिटल मार्केट के भी दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट जब कंपनी सिर्फ नया शेयर, पहली बार शेयर मार्केट में लाती है, नए शेयर इश्यू होते हैं। यहां सिर्फ हम जैसे बायर लोग सिर्फ बाय बाय ही करते हैं, पैसा देते हैं कंपनी को, कंपनी से लेते हैं शेयर्स, बेच तो ना रहे, सिर्फ हम तो खरीद रहे हैं। जब पहली बार कैपिटल अलॉट होती है, ये वर्ड सुने ना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, पहली बार पूरी कैपिटल नए शेयर होल्डरों में बट रही है, सब प्राइमरी मार्केट। इसको बोलते हैं न्यू इशू मार्केट भी। इट इश्यूज न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल सिक्योरिटीज बाय कंपनी विच कैन बी इशूड एज पब्लिक इशू थ्रू, कैसे इशू हो सकती है? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। कंपनी मार्केट में लाती है प्रोस्पेक्टस, आओ भैया हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो, हम नए नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, आओ। और हम जैसे इन्वेस्टर जब प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं, वाह यार कंपनी तो क्या काम करने वाली है, ये तो जोमेटो स्विगी से भी ऊपर है, ये तो बेहतरीन कंपनी है, नई कंपनी आ रही है, नया प्रोजेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है ये, और हमें लग रहा है ये अच्छा है, तो हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर देंगे, हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, शेयर्स बदले में ले लेंगे प्रोस्पेक्टस के थ्रू। या फिर ऑफर फॉर सेल, कंपनी को लग रहा है भाई मैं अगर मार्केट में निकलूंगी ना तो मेरे से तो कोई शेयर्स खरीदेगा ही नहीं, एक तो नई नवेली कंपनी हो, पहली बार शेयर्स ला रही हूँ, कोई जानता ही नहीं है, तो मैं एक इंटरमीडिएरी को ढूंढ लेती हूँ, इसका नाम बहुत है मार्केट में, इसको मैं शेयर्स दे देती हूँ। ये महेंद्र सिंह धोनी है, ये मुकेश अंबानी, इसको तो हर कोई जानता है, ये अगर किसी के आगे शेयर्स बेचेगा तो भाई बिकेंगे ना। हाँ, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट, अच्छा महेंद्र सिंह धोनी है, मुकेश अंबानी आ नहीं रहे, मान लो एलआईसी आ रही है, एलआईसी से शेयर्स खरीदेंगे लोग आईसीआईसी बैंक आ रही है तो इनसे ले लेंगे, एचडीएफसी बैंक आ रही है। प्राइवेट प्लेसमेंट, जब मैं सिलेक्टेड लोगों को ही शेयर इशू करूंगा, भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं चाहता हूं मेरी कंपनी में मेंबर्स वो हो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जो सीए वाली नॉलेज लेके आए, तो मीटिंग में डिबेट डिस्कशन अच्छा होगा। ऐसी मीटिंग, ऐसी कंपनी, हम कंसल्टेंसी कंपनी खोल रहे हैं,
इंटरनेशनल लेवल तक हम कंसल्टेंसी देंगे। तो मैं चाहूंगा ना यार मेरे मेंबर्स सीए ही हो। जैसे आप लोग आगे चल के सीए करोगे तो सीए लोग ही मेरी कंपनी में मेंबर हो। तो जब कंपनी सिलेक्टेड 200 लोगों को ही, मैक्सिमम 200 लोगों को शेयर इशू कर सकते हैं, तो वो हो जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। राइट शेयर्स मतलब कंपनी जब मार्केट में शेयर्स लाने से पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों से पूछ ले, पहले उन्हीं को ऑफर करती है कि तुम्हारे पास अधिकार है, राइट है, पहले तुम खरीद लो। तुम अगर शेयर्स के थ्रू पैसा नहीं लगाओगे कंपनी में तो हम मार्केट में किसी को भी इशू कर देंगे। पता नहीं कोई भी आ जाएगा कंपनी में, मीटिंग में कैसे डिस्कशन होगा। तो अच्छा है ना हम एग्जिस्टिंग मेंबर लोग ही जो इतने साल से कंपनी से जुड़े हुए हैं वही कंपनी चलाते रहे। आईपीओ, इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ, ऑनलाइन ही साहब शेयर्स की खरीदी बेची हो रही है। तो प्राइमरी मार्केट मतलब जब कंपनी पहली बार मार्केट में नए शेयर्स लाए, वो तो लाने के तरीके थे, ठीक है ना, इस तरीके से लाते हैं। फिर आ रहा है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट से नाम से समझ में आ रहा है सेकेंड हैंड, मतलब कंपनी ने मार्केट में पहली बार शेयर्स लेकर आए, ये प्राइमरी मार्केट। अब ये वाले मार्केट में शेयर्स आ चुके हैं, मैंने खरीद रखे हैं, अब मैंने ये शेयर्स किसी और को बेचे, सेकेंड हैंड हो गए ना। तो जब एक इन्वेस्टर ऑलरेडी जिसके पास शेयर्स हैं वो किसी को अगर शेयर्स बेचे तो ये सब डील होता है सेकेंडरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट में मैं बेच रहा हूं, सामने वाला इन्वेस्टर खरीद रहा है, मतलब इन्वेस्टर ही परचेज सेल कर रहा है। पर प्राइमरी मार्केट में तो ना ऐसा होता है। प्राइमरी मार्केट में तो सिर्फ कंपनी ही दे रही है, इन्वेस्टर शेयर्स ले रहा है, आप सिर्फ परचेज ही कर रहे हो ना, ऐसा इन्वेस्टर सेल थोड़ा कर रहे हो। तो सेल कौन सी मार्केट में होगा? सेकेंडरी मार्केट में। हाँ हाँ वही स्टॉक एक्सचेंज, हाँ बिल्कुल सही। तो इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड हैंड सिक्योरिटी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी बट बाय द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। हाँ जी, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ही सेल परचेज कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू प्राइमरी मार्केट एंड इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन। भाई कैसे? पैसों से पैसा बन रहा है। भाई मैंने 10 रुपए का शेयर खरीद के 40 रुपए में बेचा, 30 रुपए कमाए। उसने मेरे से 40 रुपए में खरीद के आगे जब कंपनी अच्छा काम करेगी तो उसने 100 रुपए में बेचा, उसने भी पैसे कमाए। और ये पैसा जो हम कमा रहे हैं कहीं ना कहीं तो फिर इसको खर्चा करेंगे ना, किसी ना किसी की तो रोजी रोटी होगी ना। जो मेरा खर्चा है सामने वाले का इनकम है। तो कैपिटल फॉर्मेशन इसी को तो बोलते हैं, पैसों से पैसा बनाना। अपना भी पैसा बन रहा है, सामने वाले का भी पैसा बन रहा है। तो बात आ जाती है फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स, मनी और कैपिटल, और कैपिटल मार्केट के टाइप्स प्राइमरी और सेकेंडरी। अब बात कर लेते हैं पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। क्या है ये स्टॉक एक्सचेंज? तो स्टॉक एक्सचेंज तो आप ये बोल दो सेकेंडरी मार्केट का हार्ट है, दिल है साहब। मैं इन्वेस्टर हूं, मेरे को शेयर्स खरीदने हैं, ये प्यारा इन्वेस्टर इसको शेयर्स बेचने और मेरे को यही वाले शेयर्स खरीदने हैं। भाई हम लोग कहाँ खरीदे बेची करें, कहाँ हम लोग ऐसे इंटरेक्ट करें? तो एक मार्केट है वो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल्स, कुछ कंपनीज, हम चाह रहे हैं शेयर्स बेचना, शेयर्स को खरीदना, तो कहाँ मिले आखिर? स्टॉक एक्सचेंज। भाई अगर मैं एक कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं ये सोचते हुए कि ये कंपनी आगे अच्छा काम करने वाली है, भाई जैसे टाटा कंपनी हमें लग रहा है टाटा मोटर्स या टाटा पावर इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल्स में भाई ग्रो करने वाली है। एक टाटा मोटर्स है जो कि कंज्यूमर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल ये बनाएगी इलेक्ट्रॉनिक, और एक टाटा पावर है जो उसको बैटरी सिस्टम प्रोवाइड करके देगी, और जैसे पेट्रोल पंप होते हैं वैसे ही सब इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होने वाला है। तो आगे चल के मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ कि इन सब चीजों में ग्रो होगा। तो आज इनका शेयर 340 रुपीज में मिल रहा है, खरीद लो। खरीद लिए, गया मैं स्टॉक एक्सचेंज पे। ऐसे बेचने वाले बहुत होंगे जिन्होंने ये कभी 100-150 रुपए पे खरीदा होगा, तो वो 340 में बेच रहे हैं। आज मेरे को 340 में मिल रहा है। मैं सोच रहा हूँ 2030 आने वाले 10 साल में भाई इनकी प्राइस 2000 हो जाएगी, 1500 रुपए हो जाएगी। मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो ये तो स्पेकुलेशन है, मैं एक हेल्दी स्पेकुलेशन कर रहा हूँ। तो सच में ऐसा अगर हुआ, सच में शेयर्स बढ़ रहे हैं, सच में अगर इंडेक्स बढ़ रहा है, सारी कंपनीज अगर ग्रो कर रही हैं, और इससे क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बढ़ जाएगा। मतलब सारी कंपनीज का जो शेयर्स का प्राइस का एवरेज होता है, जिसको आप सेंसेक्स बोलते हैं या ठीक है ना निफ्टी बोलते हैं, जो 50 कंपनियों को लेके एवरेज होता है, टॉप 50 कंपनियों का, तो उसका सब एवरेज जब ऐसे बढ़ रहा है तो इससे क्या निकाला जाएगा? इससे ये इंटरप्रेट किया जाएगा कि पूरी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जैसे थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर मेजर हो जाता है ना, तो ऐसी शेयर मार्केट की इंडेक्स से
पूरी इकोनॉमी का बैरोमीटर इसलिए बोलते हैं उसको कि भाई ये कंपनी इकोनॉमिकली, कंपनी क्या पूरी की पूरी कंट्री इकोनॉमिकली साउंड है या नहीं है। तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, ये एक इकोनॉमिक बैरोमीटर है। इसमें प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैसे हो रहा है, डिमांड सप्लाई के थ्रू। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस क्यों है, भाई लिस्टेड कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज के दायरे में काम कर रही है। स्टॉक एक्सचेंज आए दिन कोड ऑफ कंडक्ट में नए नए रूल्स बनाता है, कंपनियां उसको तोड़ ही नहीं सकती, और सब ट्रांसपेरेंसी आपको दिख रहा है मोबाइल पे, ऐप में। तो इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, मैंने अभी अभी बताया। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, इसका मतलब है जब मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं, कल को तुम्हारा भी तो मन होगा यार हम भी जल्दी पैसा कमाएं, शेयर्स खरीदें। एडिडास के शूज नहीं खरीदें पर एडिडास के शेयर्स खरीद लें, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है ना, आईफोन के मान लो अगर एप्पल कंपनी भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाए, अभी वो सिर्फ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, यहाँ लिस्टेड नहीं है। तो कल को अगर एप्पल कंपनी भी आ जाए, प्रोडक्शन भी यहाँ चल रहा है, टेस्ला की कंपनी यहाँ आ जाए, तो हम भी तो उनके शेयर्स खरीदेंगे, आगे ग्रोइंग कंपनी है, तो हम भी तो कमाएंगे। तो इन्वेस्ट तब करेंगे ना जब तुम लोग सेव करोगे, जब पैसा होगा तभी तो इन्वेस्ट करोगे। तो बात आ जाती है तुम में हैबिट आ जाएगी सेविंग करने की, सेविंग करने की अगर हैबिट आ गई तो इन्वेस्ट करने की हैबिट आ जाएगी। प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, मैंने अभी अभी बताया, हेल्दी स्पेकुलेशन, अनुमान करना। लिक्विडिटी, आज मेरे को शेयर्स खरीदने खरीद लो, कल मेरे को शेयर्स बेचने बेच दो। मैं तो कह रहा हूं 1 घंटे में खरीदी बेची हो जाती है शेयर्स में, इतना लिक्विडिटी है। ऐसा मार्केट है, बायर्स बैठे रहते हैं, सुबह 9:15 बजे स्टॉक एक्सचेंज खुलता है, दिन में 3:30 बजे तक चलता है, बेच दो आप तो शेयर्स। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, मतलब आपने पैसा सही जगह लगाया है ना, आपको दिख रहा है ना कितने रेट से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, नहीं दिख रहा है बेच दो आप। ठीक है ना, फिर क्या आ रहा है, प्रोमोटर्स में क्या आ जाता है, वही मैंने अभी आपको बताया। हाँ, हैबिट आ जाती है साहब। तो ये तो हैं स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस, राइट। इतना ही है, आप आराम से सुन के आप लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर आ जाता है ट्रेडिंग प्रोसीजर। अब ऐसे क्वेश्चन वैसे आते नहीं है पर ठीक है, मालूम होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आप जल्दी 18 साल से ऊपर हो जाओ, पैन कार्ड ले लो, बैंक अकाउंट हो, तुरंत अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाओ, शेयर्स में खरीदी बेची करो। हाँ, घर वालों ने तुमको दिए, ले बेटा 2000 रुपीज, जा शूज खरीद के ला, पुरानों से काम चलाओ, 2000 रुपीज में बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स आ जाएंगे, खरीद लो। जैसे ही थोड़ा बहुत ग्रो हो, दो पेयर्स ले लेना शूज के। पर हैबिट तो आएगी सेविंग करने की और अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करने की। हरी बात समझ में। हमें ना फ्रिटोस, लेज, अंकल चिप्स चिप्स मत खाओ, उनकी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दो, शेयर्स खरीद लो। हाँ, वोडा आइडिया के शेयर्स खरीद लो, मेरे एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ। मैं आपको ये बता रहा हूं कि छोटे अमाउंट के भी शेयर्स आते हैं। अब एमआरएफ का शेयर्स देख लो, वो लाखों रुपए में। अब वोडाफोन का भी शेयर्स देख लो, वो 10-11 रुपए का चल रहा है। जिस दिन गवर्नमेंट कंपनी अगर मान लो आइडिया कंपनी को खरीद ले तो शेयर्स बढ़ जाने, उसके प्राइस बढ़ जानी है। तो बात आ जाता है कि हम ये सब कैसे करें। तो हमको पहले एक ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, ऑर्डर उस पे प्लेस करना पड़ेगा, सब ऐप पे चल जाएगा, सब ऑनलाइन हो रहा है यहाँ पे। फिर हम शेयर्स और मैच प्राइस, अब जैसे मैंने बोला ना 11 रुपए के आसपास का आइडिया का शेयर चल रहा है, वोडा आइडिया, तुमको लग रहा है ये मार्केट आज नीचे जा रही है और वोडा आइडिया का शेयर नीचे गिरे, तो तुमने लगा दिए हैं कि मैं 5,000 शेयर्स खरीदूंगा 10.5 रुपए में। 11 रुपए का चल रहा है माना, पर तुमको लग रहा है आज गिरेगा, तो तुमने 10.30 या 10.50 पैसे लगा दिया। तो जैसे ही मार्केट नीचे गिर रहा होगा और तुमने जिस प्राइस पे शेयर लगाया है उसी प्राइस पे बेचने वाला भी तो कोई बैठा होगा, जिसको लग रहा है, जिसने 8 रुपए पे या 7 रुपए पे खरीदा होगा, अब 10.5 का हो गया 11 से, तो वो तुरंत बेचने की भी कोशिश करेगा कहीं और नीचे ना जाके लॉस ना हो जाए उस वाले को। तो वो बेच रहा है, तुम खरीद रहे हो, तुमने खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस कर रखा है, उसने बेचने के लिए लगा रखा होगा। बस जैसे ही ऑर्डर मैच हो जाएगा, ऑनलाइन ही हो रहा है सब, तुम्हें मार्केट में कहीं खरीदने नहीं निकलना है। हाँ, एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका ऑर्डर। जैसे ही एग्जीक्यूट हो गया मतलब शेयर्स आपके नाम पे आ गए, कॉन्ट्रैक्ट नोट बन गया, ये भी ऑनलाइन मिल जाता है आपको। फिर क्या है, 2 दिन के अंदर शेयर्स आ जाएंगे, तुरंत आपका डीमैट अकाउंट से पैसा कट जाएगा और सेटलमेंट साइकिल चलता है T+2, मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके दूसरे दिन पे आपको शेयर्स दिखने लगेंगे। अब वैसे भी अब T+2 नहीं, T+1 हो गया है। आज शेयर्स खरीदो, अगले दिन ही आपके डीमैट अकाउंट में दिखेंगे साहब कितने शेयर्स आपने खरीदे, 24 घंटे के अंदर शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली आपके पास आ जाएंगे, आपके खाते में दिखेंगे बॉस। तो ये प्रोसीजर है।
तो मैं तो कह रहा हूँ जल्दी बड़ा हो जाओ और जल्दी की जल्दी शेयर मार्केट में कूद जाओ। हाँ, सेफ्टी इन्वेस्टमेंट करना। हाँ, 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 ठीक है। मैं एडवाइस तो दे रहा हूँ पर नॉलेज भी मिलेगी, बहुत सारे लोगों का पैसा डूबता भी है, इसलिए रिस्की भी है। ठीक है जी? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो हमें समझना पड़ेगा, जैसे डीमेटेरियलाइज़ेशन। अब जैसे पहले क्या होता था, शेयर्स खरीदने निकले, हम पैसा देते थे, हमको शेयर्स है ना ऐसे पेपर फॉर्म में मिलते थे, शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में मिलते थे, ठीक है? अब ये शेयर सर्टिफिकेट फेक निकला, सामने वाला साहब फ्रॉड बंदा निकला। ये शेयर सर्टिफिकेट चलो ओरिजिनल निकले, चोरी हो गए, आग लग गई, फोर्जरी हो गई मेरे साथ, धोखाधड़ी हो गई, ऐसा बहुत होता था। तो अब 100% ऑलमोस्ट हर कंपनी अब डीमेटलाइजेशन फॉर्म में ही शेयर इशू करती है। मतलब अब वो आपको पेपर के थ्रू नहीं देती है, पेपरलेस हो गया है, ऑनलाइन ही आपको दिखेगा। मतलब जब आपके फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्ट हो जाते हैं ऑनलाइन में, इसी प्रोसीजर को बोलते हैं डीमेटलाइजेशन। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अच्छा ब्रोकर देखना है, डीमेट अकाउंट खोलना है। हाँ, तो इससे बेनिफिट क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली शेयर चोरी करके दिखाओ, होंगे ही नहीं। आग लग जाए तो भी शेयर्स तुम्हारे पास है। अब तुमको लग रहा है शेयर सर्टिफिकेट होते, कल को मैं बैंक से लोन लेता तो ये शेयर सर्टिफिकेट को ऐसे गिरवी रख के लोन का पैसा ले सकता था ना, तो क्या डीमेट अकाउंट के शेयर्स भी प्लेज हो सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं बैंक में? हाँ, आराम से रख सकते हैं। बैंक भी ले लेती है इनको गिरवी। अरे डीमैट अकाउंट ऑनलाइन दिख रहा है, प्रिंट करके साइन करके बैंक के पास जमा करके आओ। लॉक हो जाते हैं ब्रोकर्स के थ्रू, वो बैंक के पास गिरवी हो जाते हैं। हाँ, तो चोरी भी नहीं होंगे, आग भी नहीं लगेगी, प्लेज भी कर सकते हैं। हुआ ना फायदा डीमेटलाइजेशन से। और देखो क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस पेपर वर्क एंड डिफरेंट शेयर्स कैन बी हेल्ड इन अ सिंगल डीमैट अकाउंट। भाई मैंने अगर मान लो 500 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया, 500 कंपनियों के शेयर सर्टिफिकेट रखने पड़ते थे। इन 500 में मान लो मैंने फिर 1.5 महीने बाद फिर से इन्वेस्टमेंट किया, इन्हीं 500 कंपनी, फिर 500 कंपनियों के कागज इकट्ठे हो गए। भाई राम कितने कागज संभालो। डीमैट अकाउंट खोलो, जितनी कंपनी के शेयर्स खरीदने एक ही डीमैट अकाउंट में दिखेंगे। आपको मन कर रहा है बेचने के लिए, बेच दो। शेयर्स बेचोगे, अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर्स आपके डेबिट हो जाएंगे आपके खाते से, आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे बैंक में काम चलता है ना, पैसे निकाले विथड्रॉ करे, एटीएम कार्ड अपन यूज करते हैं, पैसा विथड्रॉ करते हैं, सेम डीमैट अकाउंट में आप ऐसी शेयर्स बेच रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है। तो इसके लिए ना आपको दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक है डिपॉजिटरी और एक होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो इंडिया में ना दो ही डिपॉजिटरी हैं, एक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिकली इन सबको सारे शेयर्स डिपॉजिटरी को दे देते हैं। मान लो रिलायंस को मार्केट में शेयर्स लाना है, वो डिपॉजिटरी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सारे शेयर्स डिपॉजिटरी को दे देंगे और डिपॉजिटरी के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली एंट्रियां मिलती हैं हम जैसे बायर्स को, ऑनलाइन में दिख रहा है। जब कभी उस कंपनी में मीटिंग होती है, रिलायंस में अगर मीटिंग है तो मैं इन्वेस्टर हूं ना, मैंने शेयर्स इन्वेस्ट किए ना, तो मेरे को जो नोटिस है वो मेरे मेल आईडी पे ही आएगा। और मेल आईडी पे आएगा तो लिख के भी आएगा कि एनएसडीएल से मेल आया है। साथ में नीचे सीएस कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर भी होता है। इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन ही मैं उसमें वोट कर सकता हूं, मीटिंग में फिजिकली जाने की भी जरूरत नहीं है ना? सही सिस्टम। तो हम लोग डिपॉजिटरी तक डायरेक्टली नहीं जाते, हम जाते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। ये डीपी एक्चुअली में वही ब्रोकर है, वही बैंक वाले हैं जहां हमने डीमैट अकाउंट खुलवाया है। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एक इंटरमीडियरी होते हैं इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटरीज के बीच में। मतलब आप फ्लो समझो, ये हो आप, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये अपना अकाउंट खुलवाते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स काम कर रहे हैं डिपॉजिटरीज के लिए। और कंपनी अपने सारे शेयर्स किसको पकड़ा रही है, डिपॉजिटरीज। तो अगर कोई तुमसे पूछे डीपी क्या है, तो डीपी इंटरमीडियरी है बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटरीज के। और यहां दो ही एक सेफ सिक्योर कंपनियों को पूरा काम दिया हुआ है, वही एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स नहीं खरीद रहे हो, इन दोनों के रोल के होने के कारण शेयर्स खरीद रहे हो। सारा रिकॉर्ड आपका इनके पास है। हाँ, अगर कंपनी को डिविडेंड भी देना है ना, तो आज किस किस के पास शेयर्स हैं वो लिस्ट भी वो डिपॉजिटरी से निकलवाती है। तभी तो सब दूर बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिकली परचेज सेल चल रहा है।
ऐसे लोगों को आना पड़ेगा ना बीच में। हाँ, अब आखिरी टॉपिक बचा है बस आपका, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैं वैसे ही बहुत सारी बातें बता चुका हूँ। क्या ये एक रेगुलेटर है? हाँ। क्या ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा है? हाँ, क्योंकि कंपनी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि भाई तुम पैसा उठा सकते हो मार्केट से, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, स्क्रिप्ट्स, बॉन्ड्स, ऑप्शंस, बहुत सारे तरीके हैं। तो एक सेफर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है सेबी। सेबी तो एक तरीके का इंस्पेक्टर है, कोई गलती नहीं होने देगा। क्या ये इन्वेस्टर्स को भी फायदा पहुंचा रहा है? हाँ, हम सेफ है ना, हम सिक्योर है ना। सेबी की 24 घंटे वेबसाइट खुली हुई है, 24 घंटे में आप कभी भी कंप्लेन करो भाई। 365 दिन वो विंडो ओपन है, 24 घंटे के अंदर तुम्हारी शिकायत का सोल्यूशन हो जाता है। हाँ, कोई आपसे फ्रॉड नहीं कर सकता। और इंटरमीडियरीज जो मैंने आपको बताया ना बीच में, अंडरराइटर, ब्रोकर, भाई इनको भी कहाँ रजिस्टर्ड होना है? सेबी के पास। इनको जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेबी के थ्रू मिला हुआ है। तो सेबी इन्वेस्टर, कंपनी और इनके बीच में जो इंटरमीडियरीज हैं जो इन दोनों को मिलवा रहे हैं, इन तीनों का रोल प्ले कर रहा है सेबी। इन तीनों को सब कंट्रोल कर रहा है, तीनों के लिए सब रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है। इसलिए बोलते हैं कि सेबी के ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मार्केट को और कैसे फेयर डीलिंग हो पाए। कोई कंपनी फ्रॉड तो नहीं कर रही, फर्जी तो नहीं कर रही, सिर्फ ऑन पेपर्स कंपनी है और एक्चुअली में उसका कोई प्रोडक्टिव काम तो नहीं है। तो ऐसी कोई कंपनी, बोगस कंपनी तो नहीं है, नकली कंपनी तो नहीं है। सीबी टाइम टू टाइम ऑडिट करवा देती है। लिस्टेड कंपनियों की रिव्यू ऑडिट होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग करते हैं। इट रेगुलेट्स, वही फेयर डीलिंग, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, आए दिन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। वो आप देखते हो ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऐसा करके न्यू डिस्क्लेमर आता है हर शेयर म्यूचुअल फंड की एड्स में। सेबी की मैंडेटरी है। सेबी ने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया है, जितनी भी तुम टाइम का एड बनाओगे उसमें उसका 10% हिस्सा उसका डिस्क्लेमर का होना चाहिए। तो अब मतलब म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलते, वो इतनी आराम से बोलते हैं कि आप समझ पाओ कि डिस्क्लेमर क्या है। तो कोड ऑफ कंडक्ट ये टाइम टू टाइम स्टॉक एक्सचेंज ही रिलीज करती है, फ्रॉडुलेंट ताकि प्रैक्टिस ना हो पाए। कंपनियां चीटिंग कर सकती हैं क्योंकि सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रहा है ना, तो इसलिए बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो बोलते हैं ना जैसे कि एक होता है जिसके पास लॉ बनाने की पावर, उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर, और एक लॉ को पालन करवाता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो करवाता है, लॉ का पालन करवाता है। और एक होता है जुडिशरी सिस्टम, कि किसने लॉ का सही पालन किया है, किसने नहीं किया, उसको पनिश करना। तो सेबी के पास ये तीनों पावर है। सेबी के पास सेमी लेजिस्लेटिव, मतलब कॉसी भी बोल सकते हो आप, कॉसी लेजिस्लेटिव मतलब रूल्स बनाना, कॉसी एग्जीक्यूटिव मतलब रूल्स को पालन करवाना, और कॉसी जुडिशरी, तुम सही हो तुम गलत हो, तुम पे 3 करोड़ का फाइन लगेगा, 1 करोड़ का फाइन लगेगा, ये पावर भी सेबी के पास। तो सेबी क्या कर रहा है? प्रोटेक्टिव फंक्शंस भी कर रहा है, कैसे और मार्केट को ग्रो कर पाए, कैसे और डेवलप कर पाए, और रेगुलेटरी कैसे रेगुलेट करना है, टाइम टू टाइम कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालना है, ये सारे के सारी पावर किसके पास है बॉस? सेबी के पास। सर ये हमने क्या कर दिया है? पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है? हाँ, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने हैं, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे स्क्रीनशॉट लोगे तो बहुत छोटा छोटा आएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। बट हाँ, अब आप जब ये लेक्चर पढ़ने उतरोगे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल चुकी है, थोड़ी बहुत क्या ज़्यादा ही मिल चुकी है। चैंपियन लोगों को मैं पढ़ा रहा था, आपने अभी अपनी शक्तियों को पहचाना नहीं है। पूरा चैप्टर ये यहाँ से देखने के बाद वापस बुक से पढ़ो, जरूरी है पढ़ना, क्योंकि इसमें पूरे नंबर लाने हैं आपको। ठीक है, अब जल्दी से वो अच्छा काम कर लो, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर करो। राइट, अच्छे से पढ़ाई करना, अपना ख्याल और माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। जय श्री राम।